Yes, good morning. You all are welcome in this video class, and you all have know about this topic. We are discussing about globalization. What is the meaning of the globalization? We have already cleared, and under this topic, next term, next word is liberalization. First thing, globalization, and it is a policy of the government when it is linked to all types of market, internal market or domestic market, linked to world market. That is globalization. अर्थात ऐसी नीति जिस नीति के तहत घरेलू मार्केट को जब विश्व मंच पर यानी विश्व के मार्केट के साथ जोड़ने का कार्य किया जाता है, उसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन में दूसरा वर्ड है के अंतर्गत, यह है लिबरलाइजेशन। ये क्या चीज है? ये लिबरलाइजेशन, इसका हिंदी होता है उदारीकरण। It is a policy of the government when government provides some special facilities to concerning persons for their encourage in different sectors. I mean to say, it means it is a policy of the government when government liberal in rules and regulations. रूल्स एंड रेगुलेशंस। सरकार की वैसी नीति जिस नीति के तहत सरकार विभिन्न प्रकार के नियमों में ढील देती है, उदारता बरतती है, ऐसी ही नीति को उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये उदारीकरण क्यों? इसलिए कि उदारीकरण के माध्यम से व्यक्ति विशेष को, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्यमियों को प्रेरित करना, आकर्षित करना कि आप जिस प्रकार के कार्य को अपनाना चाहते हैं, जिस प्रकार की फर्म्स इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें कुछ छूट दिया जाएगा, सरकार संरक्षण देगी और विभिन्न प्रकार की सुरक्षा आदि की व्यवस्था देगी। तो ये जो छूट देने का कार्य होता है, नियमों में उदारता बरतने का कार्य होता है, इसी पॉलिसी को उदारीकरण कहा जाता है। अब आपके मन मस्तिष्क में बात आती होगी कि ये उदारीकरण से क्या लेना देना है? लेना देना है इसलिए कि कई ऐसे लोग होते हैं, सैकड़ों हजारों में होते हैं, उनको उनके पास में पैसे हैं, वो चाहते हैं उद्योग कल कारखाने स्थापित करना, उसमें हजारों लाखों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, उत्पादन का पैमाना बड़ा होगा,
अधिक से अधिक हैंड्स को वर्क मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति और राष्ट्रीय में वृद्धि होगी, राष्ट्र तीव्र गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो लाभ ही लाभ है। यही कारण है कि इस नीति को अपनाने की पहल की गई। मैं वीडियो क्लास में बहुत इसको डिटेल से करना पसंद नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि समय की पाबंदी रहती है, किंतु इसके थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि 1991 की बात है। मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिक्स रहे हैं, स्कॉलर है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। मैं भी इकोनॉमिक्स का विषय कर रहा हूं, इसलिए मैं उनकी विद्वता को पहचानता हूं बखूबी। किंतु एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, पीएम के रूप में सफल नहीं हुए, ये सत्य है। किंतु न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन में फाइनेंस मिनिस्टर के हैसियत से इनकी महती भूमिका थी। आप सबको मैं बता दूं कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार महज चंद सप्ताह का ही था। आपको ज्ञात होगा कि दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के स्तर पर तैयार कर लेता है। कोई ऐसा राष्ट्र नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, जापान, कोई ऐसा राष्ट्र नहीं। सभी को एक दूसरे पर निर्भर करना पड़ता है। तो अपने देश की करेंसी का बहुत महत्व नहीं रह जाता है जब तक उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं हो। तो आयात निर्यात के लिए तो परम आवश्यक होता है। तो भारत के भी पास उसी प्रकार की बात है। तो भारत को दूसरे देशों से विभिन्न वस्तुओं सामग्रियों को का आयात करना पड़ता है, तो उसके लिए विदेशी मुद्रा अपने पास में होना आवश्यक होता है। तो महज चंद सप्ताह ही मात्र $1 अरब विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में शेष था। मुझे वो दिन भी याद है। किंतु न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत विभिन्न स्टेप को अपनाए जाने के कारण उसमें बहुत इजाफा हुआ, बेहतर स्थिति में हम आने लगे। और बाद के कालखंड में, अभी वर्तमान में विगत ये तो ये दूसरा टर्म चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का। अभी प्राइवेटाइजेशन पर हम बाद में बात करेंगे, अगले टॉपिक में क्लास में बात करेंगे। किंतु उदारीकरण को मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन्हीं 2-3 स्टेप के कारण मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। भयानक स्थिति को झेलने के बावजूद, ये भयानक स्थिति आप सबको ज्ञात है, फिर लॉकडाउन की स्थिति बनते जा रही है। सबसे पहले प्रहार गवर्नमेंट का स्कूल कॉलेज पर ही होता है, हो भी गया है। तो कोरोना महामारी एक प्रकार की त्रासदी है दुनिया के लिए, न केवल भारत के लिए। इसको जूझते हुए भी दिसंबर 2021 का यदि अद्यतन आंकड़ा को उठा के देखूं, ये जनवरी चल रहा है, महज 1 महीना बिफोर का मैं कह रहा हूं, 635 अरब डॉलर 1991 ईस्वी में, 92 ईस्वी में विदेशी मुद्रा भंडार बाहर $1 अरब। बताइए। और इस विषम परिस्थिति में भी
ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, आज के डेट में, ये दिसंबर तक का हमारे पास में आंकड़ा है कि 635 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार महीने रखता है। हालांकि यह भी पर्याप्त नहीं है अपने आप में, किंतु इतना बड़ा परिवर्तन, इतना इजाफा वाकई काबिले तारीफ है। तो इस तरह से उदारीकरण भी एक फैक्टर है। अधिक से अधिक कल कारखाने स्थापित करने के माध्यम से, पूंजी को इन्वेस्ट करने के माध्यम से हजारों लाखों हेड्स को वर्क मिलता है, अधिक से अधिक प्रोडक्शन होता है और देश का पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम द्रुत गति से आगे बढ़ता है, जो प्रगति का, विकास का द्योतक है। इसलिए उदारीकरण आवश्यक है। तो यही मैं स्पष्ट करना चाह रहा था कि उदारीकरण, मुझे याद है एक पर एक उदाहरण है तुम्हारे ही विद्यालय में। मुझे याद है एफिलिएशन के लिए पहले आप कोई भी स्कूल को खोलेंगे तो उसके लिए सरकार के टर्म कंडीशन को पूरा करना होता है, या कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए जो मानक होता है, नियम होता है, उसको पूरा करना होता है। तुम्हारे विद्यालय के पास में 22 एकड़ जमीन, विद्यालय को अपनी जमीन, मकान सब कुछ है। जब ऊपर लेटर कागज भेजा गया तो यही लाइसेंस प्रक्रिया के लिए, मान्यता के लिए, तो प्रारंभ के कालखंड में परेशानी थी। अधिकारियों का टाल मटोल करना और फिर करप्शन, एवरीवेयर इज करप्शन। मैं डिटेल्स में बहुत क्लियर करना नहीं चाहूंगा, पहले भी शायद मैंने कभी चर्चा की थी इसके बारे में। बरसों लग गए, किंतु बाद के कालखंड में ढेर सारे ऐसे कुकुर कुत्ते की भांति विद्यालय भी हुए और मानव को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा है पता नहीं, सबको इजीली मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सरकार अपनी पॉलिसी ऐसी निर्धारित कर ली है, ऐसे लिबरल हो गई है, चलो जल्दी जल्दी ओपन करो, ये नियम वगैरह में कुछ ढील दो, उदारता बरतो, सब क्षेत्र को आगे बढ़ाओ। तो ये हुआ एक पॉलिसी है सरकार। तो यही इसी के बारे में तो मैंने एक छोटा सा तुम्हारे विद्यालय के बारे में बताया है भाई। किसी भी प्रकार का पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए, कोई फार्म इंडस्ट्री तैयार करने के लिए जो टर्म कंडीशन को पूरा करना होता है, उसमें ढील दिया गया, छूट दे दी गई, कोऑपरेट किया गया सरकार की ओर से। तो इसी छूट देने को, इसी उदारता को, इसी ढील देने को ही हम लिबरलाइजेशन करते हैं। ठीक है? तो अब ये लिबरलाइजेशन का और क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पर, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।